हेलो विद्यार्थियों, मैं सुमित मंगल उड़ान एकेडमी इंदुपुरी भोपाल से। और आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है यूजीसी के द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन। यूजीसी ने इक्विटी प्रमोशन रेगुलेशन 2026 के तहत अपनी एक नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जो इस गाइडलाइन के आधार पर अब सभी कॉलेजों में और सभी यूनिवर्सिटियों में इसका पालन करना अनिवार्य हो जाएगा। आखिर क्या है ये गाइडलाइन और क्यों आखिर ये गाइडलाइन लाई गई? ऐसा क्या हुआ कि यूजीसी को कड़क कदम उठाने पड़े? इन सभी बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि क्या है ये इक्विटी प्रमोशन रेगुलेशन 2026। तो चलिए चालू करते हैं हम लोग उड़ान एकेडमी के साथ इस गाइडलाइन को किस तरीके से बनाया गया है। चलिए, मेन रूप से अगर देखा जाए तो शिक्षा में समानता लाने के लिए और विश्वविद्यालय में एक नए प्रकार की गाइडलाइन लाने से एक विवाद की स्थिति खड़ी हो गई है। ये जो विवाद की स्थिति खड़ी हुई है, इसके पीछे मेन कारण ये है कि यूजीसी जो है वो भारत के सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को जो है वो डोनेट करता है और ये मानकर चलता है कि ये सभी हायर एजुकेशन के लिए काम करेंगे। यूजीसी का मकसद ही ये था कि सभी विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा को इस तरीके से स्थापित किया जाए कि हम विश्व की बड़ी बड़ी संस्थाओं से, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से मुकाबला कर सकें। और इसी को ध्यान में रखते हुए 1953 में यूजीसी की स्थापना कर दी गई। 1956 में इसे एक संवैधानिक निकाय बना दिया गया। लेकिन समय के साथ साथ जब कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में पिछड़े वर्गों के साथ जो अत्याचार या क्राइम जो भी हमें देखने को मिले, इस पर यूजीसी ने कड़क नियम लिए और उनका ये मानना है कि अगर इनके विरुद्ध किसी प्रकार का कोई अपराध होता है और जो इस अपराध में सम्मिलित होता है, उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन क्या ये कार्रवाई सत्य होगी? क्या ये कार्रवाई अपने परिणामों पे आधार पर सही निकलेगी? तो चलिए हम इसकी जांच पड़ताल करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या है ये विवाद। इक्विटी प्रमोशन रेगुलेशन 2026 बेसिकली क्यों लाया गया, इसके पीछे सबसे पहले हमें यूजीसी को समझना होगा। यूजीसी की स्थापना जो है वो 28 दिसंबर 1953 को की गई और 1956 में इसे एक संवैधानिक निकाय का दर्जा दे दिया गया। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी हायर एजुकेशन को डेवलप करने का काम करती है, यानी कि जितने भी उच्च शिक्षा प्राप्त या देने वाली संस्थाएं हैं उनको डेवलप करने का ये काम करती हैं। ये यूनिवर्सिटीज को फंड भी प्रदान करती हैं जिससे इनको फंड मिल सके। क्वालिटी एजुकेशन के लिए ये पैरामीटर्स भी तय करती हैं कि इस तहत जो कॉलेजों में जो हायर एजुकेशन दिया जाएगा उसके तहत क्या पैरामीटर्स होने चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यूजीसी ने अपनी एक नई गाइडलाइन जारी की गई जिसके तहत इक्विटी प्रमोशन रेगुलेशन 2026 15 जनवरी 2026 से लागू कर दिया जाएगा। देश भर के जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटियां हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, उन सभी में इसे लागू किया जाएगा। ये 2012 के नियमों को रिप्लेस करेगा और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 के इक्विटी और इंक्लूजन की जगह लेगा। यानी कि न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी लाई गई थी उसमें जो इक्विटी और इंक्लूजन जो रखा गया था उसका स्थान अब इक्विटी प्रमोशन रेगुलेशन रख लेगा। इसके तहत क्या होगा कि ये सिर्फ धर्म, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान, जाति और विकलांगता के आधार पर जो भेदभाव इन कॉलेजों में किए जाते हैं, इन विश्वविद्यालयों में किए जाते हैं, इन भेदभावों को खत्म करना ही इस यूजीसी के लाई गई इस इक्विटी का फंड है। यानी कि इनका यह मानना है कि खासकर उस जाति के वर्ग के लोगों जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, विकलांग वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों और अन्य वर्गों के बीच जिस प्रकार का भेदभाव किया जाता है, इस भेदभाव को रोकने के लिए ये गाइडलाइन बहुत आवश्यक थी। अब इस गाइडलाइन के तहत देखा जाए तो आखिर ये गाइडलाइन क्यों लाई गई? हुआ ये कि इस समय नियमों का कनेक्शन रोहित वेमुला से जोड़कर देखा जाता है। रोहित वेमुला हैदराबाद यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च स्कॉलर थे और 17 जनवरी 2016 को इनने जो है वो आत्महत्या कर ली।
जब इस आत्महत्या के मामले की जांच पड़ताल की गई तो यह निकल कर आया कि यह जातिगत भेदभाव के तहत जो है रोहित वेमुला की या तो हत्या की गई है या फिर उन्होंने इससे तंग आकर आत्महत्या कर ली है। कॉलेज, यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जातिगत आधार पर हो रहे इसी भेदभाव को लेकर नई बहस छिड़ गई और बहस यह छिड़ी कि आरोप लगने लगे कि पिछड़े वर्ग से आने वाले छात्रों को यूनिवर्सिटियों में और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो है प्रताड़ित किया जाता है। और रेहुत वेमुला के सुसाइड का मामला सुप्रीम कोर्ट में जब पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी जांच की और वेमुला और पायल तडवी के मामलों को आधार बनाते हुए यूजीसी को 2012 के पुराने नियमों को रिप्लेस करने का ऑर्डर दिया और कहा कि जल्दी से अपनी एक नई गाइडलाइन बनाकर प्रस्तुत कर दें। इसका सीधा मकसद यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट का माहौल ओबीसी, एससी और एसटी के लिए फ्रेंडली रूप में स्थापित करना था। इसके मुताबिक यूजीसी ने अपनी नई गाइडलाइन जारी कर दी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूजीसी की यह नई गाइडलाइन आप लोगों के सामने आ गई। यह गाइडलाइन क्या है? पहली चीज, इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी को इक्विटी कमेटी बनानी होगी। यह इक्विटी कमेटी बनाएगा। एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी और महिलाओं के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। जाति आधारित भेदभाव को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। इसमें डिसेबिलिटी को भी शामिल किया गया। हर संस्थान को इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर ईओसी बनाना होगा। इस ईओसी में इक्विटी बढ़ाने के लिए काउंसलिंग देने, बाहर की एजेंसियों से तालमेल बनाने, शिकायत पोर्टल तैयार करने और उसकी निगरानी रखने के लिए मुख्य केंद्र के रूप में यह स्थापित होगी। अगर कॉलेज में पर्याप्त टीचर नहीं है तो इसी काम से जुड़ी हुई जो यूनिवर्सिटी है वो वहां पर टीचर उपलब्ध कराएगी। कमेटी की अध्यक्षता संस्थान का हेड करेगा। नियमों में इक्विटी स्क्वाड्स और इक्विटी एम्बेसडर भी लाए जाएंगे और कैंपस की निगरानी करेंगे और संभावित गलत को अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेंगे। 24x7 इक्विटी हेल्पलाइन सभी के लिए होगी और इस पर कभी भी शिकायत की जा सकती है। ये ऑनलाइन और लिखित दोनों रूप में की जा सकती है। अगर इसमें शिकायत के रूप में अपराध को अगर शामिल देखा जाता है तो पुलिस को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। शिकायत मिलते ही 24 घंटे में कार्रवाई शुरू हो जाएगी और 60 दिन के अंतर्गत जांच पूरी करके रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। और 60 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत कर देने के बाद अब होगा यह कि जब यह रिपोर्ट आएगी तो इस रिपोर्ट के तहत जो विवाद खड़ा होगा वो विवाद यह खड़ा हुआ कि जनरल कैटेगरी के छात्र ये मानते हैं कि जातिगत भेदभाव से क्यों इसको जोड़कर देखा जा रहा है, बल्कि इसमें यह कहा गया है कि अगर नियमों के डिजाइन और एकेडमिक फ्रीडम और संस्थान की जो तटस्थता है उस पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। पहले से ही यह मान लिया गया है कि जनरल कैटेगरी के लोग ही जाति के निम्न जाति के लोगों के साथ भेदभाव करते हैं, उनका शिकार जो है भेदभाव के शिकार करते हैं। कभी जो है वो माना जाता है कि जनरल कास्ट के लोग ही जो है निम्न जाति के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। यह नियम जातिगत भेदभाव को झूठी शिकायतों पर कोई सजा नहीं देता। अगर इस ईओसी में अगर कोई झूठी शिकायत कर देता है तो क्या ये जो शिकायत की गई है इसकी सत्यता की जांच कौन करेगा? ये तो डायरेक्ट उस व्यक्ति के विरुद्ध जांच करेगा जिसने कि इस अपराध में सम्मिलित होने के लिए किसी ने उसका नाम ले दिया है। अगर उसका नाम ले दिया है तो उसके विरुद्ध जांच चालू हो जाएगी। लेकिन इस शिकायत को अगर सच या झूठ माना गया, अगर वो सच निकला तो ठीक, झूठ निकला तो उनके साथ क्या होगा? और साथ ही इसमें बिल्कुल गलत धारणा के रूप में इसको व्यवस्थित कर दिया गया है कि एससी एसटी के किसी भी व्यक्ति को कोई भी शिकायत सच्ची होती है, यानी वो रिपोर्ट जो करते हैं वो सच होता है। जनरल कैटेगरी का कोई भी विद्यार्थी या स्टूडेंट इस मामले में एससी एसटी पर किसी भी प्रकार का आरोप लगने पर अपना कैरियर तबाह कर सकता है। कोई भी व्यक्ति अपराधी है, इसके नियम बेहद सख्त और अन्यायपूर्ण तरीके से बनाए गए हैं। झूठी शिकायतों से कैरियर बर्बाद हो जाएगा और आरक्षण में एक तरफा पॉलिसी जो है इसे बताया गया है जिससे कि आरक्षण मिल रहे लोगों को आरक्षण मिलता रहेगा। अब से 90 दिन के अंदर सभी यूनिवर्सिटियों को, एजुकेशन इंस्टीट्यूट को यह कमेटी बनाने के आदेश दे दिए गए हैं। यूजीसी उसकी मान्यता जो है यह मानता है कि यूजीसी के तहत अगर इन नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसकी मान्यता रद्द कर देगी, उसका फंड भी रद्द कर देगी।
जातिगत भेदभाव की शिकायत मिलने पर इक्विटी कमेटी जो है वो जांच करेगी, संस्थान को रिपोर्ट देगी, आरोपी छात्र पर संस्थागत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, हो सका तो चेतावनी और जुर्माना दिया जाएगा, और अगर इससे भी ज्यादा गंभीर मामला है तो उसका निष्कासन भी कर दिया जाएगा। आप कमेटी के फैसले से असंतुष्ट हैं तो 30 दिनों में अपील भी कर सकते हैं, लेकिन संस्था अभी शिकायतों का रिकॉर्ड भी रखेगी। और इस तरीके से अगर हम देखें तो इस तरह यूजीसी ने जो नई गाइडलाइन बनाई है ये जरूर पिछड़े वर्गों को संतुष्ट करने के लिए सही है, लेकिन जनरल कैटेगरी के विद्यार्थियों को अपराधी की श्रेणी में खड़ा कर दिया है। और अगर अपराधियों की कैटेगरी में खड़ा कर दिया है तो क्या उनके विरुद्ध भी अन्याय नहीं हो सकता? क्या यह कमेटी मान के चलती है कि जनरल कैटेगरी वाले ही न्याय कर सकते हैं, अन्याय उनके विरुद्ध नहीं हो सकता है? क्या जनरल कैटेगरी के लोगों पर होने वाले इस अत्याचार के लिए कौन आवाज उठाएगा? और इस तरीके से इसका विरोध बढ़ गया है और इस तरह निम्न तबके के लोगों पर होने वाले अत्याचारों को जो हम लंबे समय से देखते आ रहे थे, क्या जनरल वाले भी इससे अछूते रहे हैं? ये एक प्रश्न खड़ा होकर तैयार हो चुका है। चलिए इसी तरीके से हम अगले क्वेश्चनों पर ध्यान देते रहेंगे और इसी तरीके से नए नए पॉइंटों पे बात करते रहेंगे। ये उड़ान एकेडमी के द्वारा हमारे यहाँ नए बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, जिसके तहत उड़ान एकेडमी जो है वहाँ पर जिस भी सरकारी नौकरी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, रेलवे, व्यापम या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे यहाँ इस इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं। माननीय डीएसपी सर आप लोगों को मार्गदर्शन देंगे, जिसके तहत उनका अनुभव आपके साथ साझा करेंगे। सिर्फ 30 विद्यार्थियों की ये सीटें होंगी और लगभग 1, 2, 3 साल का ये बैच तैयार किया जाएगा। प्रतिदिन 5 कक्षाएं आयोजित की जाएंगी और अनुभवी और प्रतिष्ठित फैकल्टी टीम के द्वारा ही इसमें दिया जाएगा। साथ ही आकार आईएएस में इसमें मदद करेगी, जो कि टेस्ट और बुक्स में आप लोगों को मदद दिया जाएगा। साथ ही ये ब्रांचेस जो हैं वो 2 जगह हैं, एक एमपी नगर में है और दूसरा भोपाल के इंदुपुरी में है। इसके अलावा एसएससी के भी नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं जो 27 जनवरी से प्रारंभ हो जाएंगे, जो सुबह 9 बजे, दोपहर में 2 बजे और 5 बजे जो हैं प्रारंभ होंगे। जल्दी से आप कॉल करिए अगर आप तैयारी करते हैं सरकारी नौकरी का और सपना देखते हैं अपने माता पिता के सपनों को साकार करने का। तो चलिए मिलते हैं उड़ान एकेडमी के साथ और अपने सपनों में एक पंख लगाते हैं। जय हिंद, जय भारत।